हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वापस आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 का सोशल साइंस का आंसर की लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि मैथ का और प्लस में साइंस का आप लोग को आंसर की हमने करवा दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है आंसर की करके, उसमें आपको डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि 9th का अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, उसके कारण से इस टॉपिक पे हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब इस टॉपिक पे रेगुलर वीडियो बनेगा। और सोशल साइंस के बाद फिर हिंदी संस्कृत का भी आंसर की हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड से जुड़े हर एक अपडेट प्राप्त होते रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप लोग को आज बतला दें कि आज की वाले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर की करवाएंगे, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव के आंसर की करवाएंगे। और ऑब्जेक्टिव के आंसर की में यह हमारा सेट कोड सी है। आपका सेट कोड कोई और होगा तो क्वेश्चन का नंबरिंग चेंजिंग होगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब क्वेश्चन वही होंगे। ठीक है, तो उससे मतलब आप लोग को नहीं है। आगे बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल साइंस एवं साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 80 नंबर का है, जिनका एग्ज़ाम होता है, और अलग से आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल में आपके विद्यालय से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम इसमें आपका केवल 80 नंबर का होता है, जो कि 2 घंटे 45 मिनट का एग्ज़ाम लिया जाता है। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर, जिसमें आप लोग का यहाँ से शुरू होता है खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वह वैसी कंपनियां होती हैं जिनकी शाखाएं एक देश में सीमित ना रहकर अनेक देशों में फैली होती है। जैसे कि अपने देश की हम बात कर लेते हैं, टाटा कंपनी का नाम आप सुने होंगे। टाटा कंपनी ये जो कंपनी है, यह केवल भारत कंपनी तो यह है भारत की, लेकिन इसका शाखा अन्य विदेशों में फैली हुई है, जिसके कारण से विदेशों का व्यापार भारत से हो पा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को जब कोई विदेशी देश अपने देश से व्यापार करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। तो इसमें आप लोग को पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में ही बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे प्रमुख योगदान रहता है। पहला का सी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद दूसरा आपका पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है। तो देखिए, आपको दो तरह से वित्तीय संस्था पाए जाते हैं। एक होता है आपका भारतीय पूंजी बाजार, और आपका दूसरा होता है भारतीय मुद्रा बाजार। तो ये जो भारतीय पूंजी बाजार होता है, यह आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, यानी लंबे समय के लिए 5-10 साल 15 साल, इस तरह से आपको कोई बड़ा सा बिजनेस खड़ा करना है, उस चीज़ के लिए यह जो पूंजी बाजार है यह आपको ऋण प्रोवाइड करवाता है। और यही बात करें हम लोग मुद्रा बाजार का, तो यह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। मतलब छोटा मोटा इमरजेंसी कार्य के लिए आपको ऋण लेना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब इतना लगभग आप लोग का यह जो मुद्रा वाला होता है यह करवाता है भारतीय मुद्रा बाजार। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आप लोग का भारतीय पूंजी बाजार के बारे में, तो यह आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है। तो देखिए, ये जो मानव विकास रिपोर्ट है यह UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसके आधार पर यह आपको बतलाया जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा खुशहाल है, कौन सा देश के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, किसकी स्वास्थ्य स्थिति बढ़िया है, और किसका प्रति व्यक्ति आय है। जिस भी व्यक्ति का यह कि जिस भी देश का मानव विकास रिपोर्ट अच्छा होता है, उस देश को अच्छी स्थिति में माना जाता है। किस आधार पर यह तैयार किया जाता है, तो यह लोगों का शैक्षणिक स्तर देखा जाता है, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं उस देश में। फिर स्वास्थ्य स्थिति देखा जाता है कि कितने लोग बीमार हैं। प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति का कितना आय है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे।
चौथा क्वेश्चन है आपका कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी। तो देखिए एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, क्लास 9th में भी आप इनके बारे में पढ़े होंगे, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा, जिसका मतलब ये रहता है कि यदि कोई व्यक्ति का आय कम होगा, यदि किसी व्यक्ति का आय कम होगा तो उसका निवेश कम होगा, उसका बचत कम होगा। ठीक है, बचत कम होगा, उसके बाद बचत कम होगा तो उसका निवेश कम होगा, और किसी भी व्यक्ति का यदि निवेश कम होगा यानी इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वह व्यक्ति फिर से गरीब हो जाएगा। यही गरीब के कुचक्र की अवधारणा है जो कि रैगनर नर्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था। तो तेंदुलकर समिति एक समिति थी जिसने यह गरीबी रेखा जो होता है इसके लिए कैलोरी मापदंड तैयार किया था। अब कैलोरी मापदंड क्या है, तो देखिए कैलोरी मापदंड के अनुसार यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी भोजन प्राप्त होता है, 2400 कैलोरी, तब वह गरीब नहीं है। ठीक है, और यही शहरी क्षेत्र में बात करें तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी यदि भोजन प्राप्त होता है तो वह गरीब नहीं है। यही है कैलोरी मापदंड, जिस मापदंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी जिनको मिल रहा है तो वह गरीब नहीं होंगे, वह मीडियम क्लास फैमिली में आने वाले हैं। और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन निर्धारित किया गया है इसी कैलोरी मापदंड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सहकारिता प्रांतीय सरकारों के स्थानांतरण का विषय कब बना था। तो देखिए आपको बतला दे रहे हम, सहकारिता कानून बना था आप लोग का 1904 में, सहकारिता आंदोलन हुआ था और इसी साल में सहकारिता कानून बना था। फिर उसके बाद 1914 में 12-14 में इसमें सुधार हुआ था, और उसके बाद 1919 में जाकर यह प्रांतीय सरकार के स्थानांतरण का विषय बना था, यानी कि स्टेट लेवल पे इसको ला दिया गया था। 1904 में जो कानून बना था उसके अनुसार यह केंद्रीय स्तर पर कार्य करता था। केंद्रीय स्तर मतलब कि पूरे भारत पर, पूरे देश पर, लेकिन 1919 में यह राष्ट्रीय राजकीय स्तर पर काम करने लगा, यानी कि अलग अलग राज्यों में यह काम करने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में क्या बिहार के विकास की बाधा है। तो यह तो सब को मालूम है, बाढ़ है ही है, गरीबी यहाँ पे है, बेरोजगारी भरपूर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश का HDI रैंक सबसे भारत से अच्छा है। तो देखिए इसी HDI रैंक के बारे में हमने आपको पीछे बतलाया है, जिसमें आपको किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय एवं शिक्षा दर के हिसाब से उसे रैंकिंग दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को बतला दें, हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा जो साउथ दक्षिण भाग में स्थित देश है श्रीलंका, वह भारत से उसका स्थान बढ़िया है, यानी भारत से अच्छे स्थिति में वहाँ के लोग रहते हैं। भारत का इसमें रैंक बहुत ही नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर हो जाती है। तो देखिए लोहे की मात्रा अधिक होता है काली मृदा में एवं लैटराइट मृदा में, लेकिन काली मृदा अनवर नहीं होती है, लेकिन यह जो लैटराइट मृदा है यह अनवर होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रेगुर मृदा का शाब्दिक विस्तार किस राज्य में है। तो देखिए ये जो रेगुर मृदा है यहाँ पे घुमा के दिया गया है, इसी को हम लोग काली मृदा का अन्य नाम ही रेगुर मृदा है। तो काली मृदा आप लोग को मालूम होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए महाराष्ट्र कपास की खेती में नंबर 1 पे है भारत भर में। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 11 आप लोग का, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यही कर्तन एवं दहन कृषि है, जिसमें एक जगह कोई भी आदिवासी जो लोगों का झुंड होता है, उन लोग पहाड़ पे जाते हैं और पहाड़ों को पहाड़ पे जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं उन्हें काट के वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक, एक बार खेती करने के बाद फिर वह दूसरे जगह जाएंगे, फिर वहाँ पे पेड़ काटेंगे और फिर वहाँ पर
खेती करेंगे, फिर तीसरे जगह जाएंगे। इस तरह से यह घूम घूम कर खेती करते हैं, एक जगह स्थिर रहकर खेती नहीं करते हैं, और इनका ही नाम है झूम कृषि। इसका सबसे बड़ा हानि यह है इस झूम कृषि का या कर्तन दहन कृषि का, कि इसमें जो आदिवासी रहते हैं वह जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी खेती करते हैं, वहाँ आसपास का सब पेड़ को काट देते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी खराबी है। इसलिए धीरे धीरे यह जो झूम कृषि है यह बंद होते जा रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ रहा है या सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, उस सब चीज़ में आपका चावल आएगा। भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल ही है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड नंबर पे गेहूँ आपका आता है, नंबर 1 पे आता है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो यह आपका डिगबोई में, डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई आपका असम में स्थित है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। यह भी काफ़ी नया प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आप लोग का नोएडा में स्थित है। नोएडा ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, जो कि भारत का जितना भी सी पोर्ट यानी कि जो पानी वाला जहाज से जितना भी भारत का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसका सारा देख रेख यही करता है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका मुख्यालय आप लोग का नोएडा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में कहाँ महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था आपको मालूम होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, जहाँ पे बिहार के पंचायती राज संस्थान में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिल्ली में जन संघर्ष हुआ था। तो चिल्ली में जन संघर्ष सैनिक तानाशाह के विरुद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है। तो यह आपको बता दें कि यहाँ पे शिरोमणि कभी कभी नहीं पूछता, केवल अकाली दल भी पूछता है, या फिर आपसे पूछ लेगा शिरोमणि अकाली दल। तो दोनों में आपको आपका आंसर नहीं बदलना है, आंसर आपका होगा पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। देखिए, किसी देश का जैसे प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को, उसी तरह से किसी भी नगर का सबसे मेन जो होता है पहला नागरिक होता है वो होता है मेयर। मेयर जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में महापौर, जिसका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो देखिए, समाज में जो विभाजन है यानी जो टकराव है उसको कम करने के लिए हम लोग लोकतंत्र अपना सकते हैं। लोकतंत्र में यह कम होता है, क्योंकि राजतंत्र में तो सामाजिक विभाजन बढ़ जाता है। राजतंत्र में तो राजा के अलावा बाकी सब समाज में अलग अलग गुटों में बैठे रहते हैं। सैनिक तानाशाह भी नहीं होगा और जन संघर्ष भी नहीं होगा। तो लोकतंत्र ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो यह बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबको का इसका आंसर मालूम होगा कि 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए की सरकार बनी है भारत में। उसके बाद फिर है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध में जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1972 में से शुरू हुआ था आप लोग का जन आक्रोश, मतलब चुनाव जो हुआ भारत में। उसके बाद 1974 में जो जेपी नारायण थे उनके द्वारा युद्ध छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया, और उसके बाद 1975 में भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उसके बाद 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की, यानी कि इससे 1970 से पहले कोई भी जन आक्रोश नहीं था। 1970 ही के दशक में यह जितना भी चीज़ हुआ है सब 1970 के दशक में हुआ है। तो इसीलिए आप इसको बतला सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ, तो 1970 के दशक में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 11वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्रों के बारे में बतलाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जलमार्ग किसकी लंबाई सबसे कम है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप लोग को काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि सिंदरी में पहला उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, जहाँ पे खेतों के लिए उर्वरक बनाया जाता है, यानी खाद बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यह राजस्थान में बहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तेल उत्पादक में कौन गुजरात में स्थित है। तो अलंकेश्वर तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मोनाजाइट की बात करें तो साउथ साइड में आप लोग का केरल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या आप लोग का है 30। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दिए गए हैं। तो यूनेस्को द्वारा ही किसी भी क्षेत्र को भारत में या किसी भी देश में जैव मंडल को आरक्षित जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 12 को आपका क्षेत्र किया गया है आरक्षित। नेक्स्ट है कि आलू किस प्रकार का फसल है। तो आलू एक रबी फसल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगला है कोंकण रेलवे किस दो राज्य को आपस में जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे जो है यह महाराष्ट्र और कर्नाटका को आपस में जोड़ने का काम करती है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है। तो देखिए दलाल स्ट्रीट क्षेत्र है जो कि पूंजी बाजार से आप लोग का संबंधित है, ऋण उपलब्ध करवाने में वित्तीय संस्थाओं से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया इसमें दोहरी सरकार बिल्कुल राइट है, भारत में दोहरी सरकार है। पहला केंद्र सरकार है जो कि पूरे देश स्तर पर चलाता है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री हेड होते हैं, ठीक। और दूसरा होता है राज्य सरकार, जो कि किसी विशेष राज्य को देखते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हेड होते हैं। और केंद्र सरकार में अभी प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी है और हमारे मुख्यमंत्री में है नीतीश जी, ठीक है। उसकी तो यह तो बिल्कुल राइट है, यह भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि भारत का जो न्यायपालिका है बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई भी अपना नियंत्रण नहीं रख सकता है। वह भारत का न्यायपालिका चाहे तो किसी भी मंत्री को अभी चाहे तो हटा सकता है अपने पद से, चाहे वह प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तीसरा आप लोग का लिखित संविधान बिल्कुल राइट है, भारत में एक लिखित संविधान है जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और नेक्स्ट है आप लोग का डी नंबर की दोहरी नागरिकता, जो कि यह गलत है आप लोग का, क्योंकि भारत में कोई भी राज्य में आप रहिएगा लेकिन सभी लोगों का एक ही नागरिकता या एक ही पहचान है, और वह है भारतीय। भारतीय ही सब लोग का पहचान है। और यहीं आप चल जाइएगा यूएसए में जाइएगा तो वहाँ भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत जैसी संघीय व्यवस्था वहाँ नहीं है। वहाँ आप जाइएगा तो आपको दो ठे जैसे हम लोग को आधार कार्ड मात्र एक ठे रखना रहता है और उसी आधार कार्ड से हमारा सारा काम होता है, लेकिन यूएसए में दो ठे आधार कार्ड जैसा रखना रहता है, जिसमें एक तो आपका नेशनल लेवल पर रहता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, और एक आपका जो राज्य रहता है उसके आधार पर, मतलब दो ठे पहचान आपका होता है। एक तो आप लोग को लिखना होगा जिस राज्य में आप रहते हैं उसके बारे में और अपने देश के बारे में, तो वहाँ नागरिकता दोहरी है, लेकिन हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है, केवल हम लोग भारतीय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। आगे है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन के नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे आप लोग का क्वेश्चन 43 नंबर कि बेस्ट ट्रेड वर्क्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो देखिए आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम हुआ तो हम लोग बतला दे रहे हैं। 1918 में जब रूस आज़ाद हुआ था, मतलब रूस पूरी एक राज्य बन गया था, तो उस टाइम रूस का नेतृत्व कर रहे थे लेनिन। रूस का नेतृत्व कर रहे थे लेनिन, और इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय तक। तो लेनिन ने
देखा कि जब नया देश वह बनाने जा रहा है तो प्रथम विश्व युद्ध के चलते उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसका सैन्य शक्ति भी जा रहा है और उसका काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध से निकलने के लिए लेनिन ने जर्मनी से यानी अपने विपक्षी देश से बेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी, जिसके तहत रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया गया था। तो पूछ रहा है कि बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पेरेस्ता तथा गाइकोनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी, तो मिखाइल गोरखावोच यही दो अवधारणा को इन्होंने दिया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता था, तो आपको बतला दें यह 13 दिन आगे चलता था। जैसा कि हम आपको बतला देते हैं एग्जाम्पल से, आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं कहीं लिखा होगा कि जो खूनी रविवार है वह हुआ है 9 जनवरी 1905, कहीं कहीं यह लिखा रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखे होंगे कि लिखा रहता है 22 जनवरी 1905। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो 9 जनवरी डेट है यह जूलियन कैलेंडर के अनुसार दिया गया है, और आपका ये जो 22 जनवरी जो डेट है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिया गया है। इन दोनों कैलेंडर में 13 दिनों का फ़र्क होता है, और यह जो दोनों कैलेंडर है यह रूस में 2 तरह का कैलेंडर उस समय चलता था। हम आपको पहले बतला दे रहे हैं, रूस में पहले 2 तरह का कैलेंडर चलता था, पहला जूलियन, दूसरा ग्रेगोरियन, जिसमें जूलियन कैलेंडर जो है वह 13 दिन पीछे रहता था और ग्रेगोरियन 13 दिन आगे चलता था। तो यह जो खूनी रविवार का जो घटना हुआ था यह 9 जनवरी 1905 को हुआ था जूलियन कैलेंडर के अनुसार, और यही ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। तो इन दोनों के बीच का अंतर था आप लोग का 13 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 1953-54 में क्रीमिया युद्ध में काबुर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी, तो काउंट काबुर ने क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का सहयोग दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रसिया ही था विश्व का पहला समाजवादी देश। फिर आगे है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन कौन थे, तो यूनान स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था उस समय तुर्की के समर्थन में मात्र एक देश था जो कि था मिस्र। बाकी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये जितने भी मेन महाशक्ति देश थे ये सभी यूनान का ही साथ दे रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि यूनान का जो कला साहित्य था वहाँ पे जितना संस्कृति साहित्य यह जितना भी चीज़ था यूनान में उसका पालन यूरोप के सभी देश करते थे। इसीलिए यूनान जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय यूनान का साथ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस सभी ने दिया था। केवल तुर्की का समर्थन मिस्र ने किया था, जो कि आगे चल के तुर्की को हार मिला था और यूनान स्वतंत्र हो गया था। आगे बात करते हैं हम लोग कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह किसका कथन है, तो यह मार्टिन लूथर का कथन है। मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग दो ठे व्यक्ति हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्टिन लूथर किंग वह सिविक्स में है, उनका अलग कहानी है, और मार्टिन लूथर यह एक धर्म विरोधी नेता है, इनका अलग कहानी है। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। जब ईश्वर मुद्रण का बात आएगा तब आप लोग को मार्टिन लूथर केवल लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 50, जिसमें भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना बैंक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब पहला कन्वेंशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो उसमें 72 थे लोगों ने भाग लिया था, यानी 72 थे उस समय प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं है, उदारवादी नेता नहीं है। तो देखिए आप लोग को बतला दें कि 3 थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं थे, जिनको इस तरह से याद रखा गया है, बाल लाल पाल। अब यह बाल लाल पाल क्या है, तो लाल बाल पाल का मतलब लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। यह जो 3 व्यक्ति थे यह उदारवादी नेता नहीं थे,
यह चाहते थे कि हम क्रांति करें और उस क्रांति से मतलब मार धाड़ करके ही हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह आप सत्याग्रह ये सब करिएगा तो आपको कभी भी विजय प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि उदारवादी नेता नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे यह उदारवादी नेता नहीं थे। इसके अलावा यदि आपको लाल बहादुर शास्त्री का ऑप्शन देता तो यह भी आप मार सकते थे, या विपिन चंद्र पाल का ऑप्शन देता तो आप यह भी ऑप्शन मार सकते थे। बाकी सभी जितना भी नेता थे वह सब उदारवादी नेता थे, जो कि गांधी के समर्थक थे। कहते थे कि जब तक सत्याग्रह ही से हम लोग को आज़ादी मिल सकता है, हम लोग को सत्याग्रह करना होगा। अगला है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन वापस लगा कब था, लगा था 1905 में। किसने लगाया था, तो लॉर्ड कर्जन में लगाया था। तो यह तो लगाया है तो यह वापस कभी नहीं लेगा, इसलिए यह गया कट गया। ठीक है, उसके बाद वापस कब हुआ, 1911 में। 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी बात करेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में, तो यह भारत का वायसराय 1931 के समय था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो यह तो नहीं होगा आपका। और लॉर्ड मिंटो यह 1909 में था भारत में, 1909 यानी कि मार्लो मिंटो सुधार जब लाया था उस समय था। तो 9 का भी यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है 1911 का, जिस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे और इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन वापस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल के वहाँ के मुस्लिम जो खेती किसानों थे उन लोगों ने मिलकर यह विद्रोह किया था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस घटना के विरोध फलस्वरूप रविंद्रचंद्र टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो रविनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। उसके बाद बात करेंगे हम आगे, मास्टर डा किसका उपनाम था। तो सूर्य सेन को मास्टर डा के नाम से जाना जाता था। काफ़ी सिंपल यह क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध के बारे में आप लोग को पढ़ना है बढ़िया से। यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ, किस नदी पे है, तो महानदी में स्थित है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। आगे के भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है। तो भारत का सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र में जितना भी इस्पात संयंत्र है वह सेल के अंतर्गत आता है, SAIL के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, नलौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नलौर जो है यह अभ्रक के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख है। आगे है हम लोग, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसके लिए आपका एक ट्रिक है, आपसे पूछा जाता है। ट्रिक क्या है, बीरू बीरू भीरू बीरू भीरू राज दुबे, बीरू भीरू राज दुबे। अब इसका मतलब समझिए, बीरू भीरू राज दुबे मतलब बी से हो जाएगा भिलाई, नहीं, बी से बोकारो और रूस से रूस, यानी बोकारो जो है यह रूस के सहयोग से है। फिर है भीरू में आपका भीरू में भ हो जाएगा भिलाई और र हो जाएगा रूस। फिर राज में राउर केला हो जाएगा र का मतलब, और ज का मतलब हो जाएगा जर्मनी, और दुबे में द का मतलब दुर्गापुर हो जाएगा, और ब का मतलब ब्रिटेन हो जाएगा। इसके बारे में हम बेहतरीन ढंग से आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि भिलाई जो है ये आपका रूस के सहयोग से बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो उत्तरी एवं दक्षिणी आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो 1954 में आप लोग का जेनेवा समझौता हुआ था, उसके तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जिसको बाद में 1975 में इसका एकीकरण कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिरातुल अखबार किसने शुरू की। तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राव ने शुरू किया था। और यह जो क्वेश्चन है ये आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था, यह सेंटअप एग्जाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स द्वारा जारी किया जाने वाला पुस्तक दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं, जो कि 1687 में जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 64 कि 1954 के जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन को देखभाल हेतु त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो देखिए आपको बतला दें 1954 में जब बहुत सारा नियम कानून बनाया गया था जिनेवा समझौता के तहत, तो उसके लिए 3 ठे देश का सदस्य बनाया गया था जो कि वियतनाम पर यह नज़र रखें कि वह किसी भी नियम को ना तोड़े। उसमें सदस्य कौन कौन थे? तो उसमें सदस्य थे भारत, पोलैंड और कनाडा। यही 3 देश सदस्य थे कि जो कि वियतनाम पे निगरानी रख रहे थे कि वियतनाम में जो भी नियम बनाया गया है जिनेवा समझौता के तहत कोई भी उस नियम को तोड़े ना। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सदस्य नहीं था, तो यह जो फ्रांस था यह इसका सदस्य नहीं था, क्योंकि यह जो आपका समझौता था यह फ्रांसी के साथ हुआ था। तो यह तो ऐसे ही ऑप्शन से बाहर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। फिर आपका भुज किस स्थान में है? तो ये तो सभी को मालूम होगा, इस पर फिल्म भी बन गया है, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में यह स्थित है। फिर नेक्स्ट है ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा भी निकलता है, गैस भी निकलता है और उसमें से वाष्प भी निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का शहर कहते हैं? तो बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वह भारत होते हुए भारत होंगी, और उसके बाद जब बांग्लादेश जो हमारे बगल में स्थित है उससे ही होते हुए जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक ही देश से हिमालय की सभी नदियाँ जब होकर गुजरेंगी तो वहाँ पे बाढ़ आना निश्चित ही है, और हर वर्ष लगभग या कंफर्म रहता है कि वहाँ बाढ़ आना ही है। जब आप बांग्लादेश का मैप देखिएगा तो वहाँ पे केवल आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी नदियाँ बहती हैं, सभी नदियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाढ़ों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? तो किस आपदा का बारे में पूछ रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? तो बाढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि बाढ़ तो पृथ्वी के ऊपर से पानी बहता है, तो इससे तो मतलब है नहीं। रासायनिक आपदा, रासायनिक भी मानव द्वारा कोई भी रसायन बनाया जाएगा तो यह पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही बनाया जाएगा। लेकिन जो सुनामी आता है यह पृथ्वी के आंतरिक परत में आता है, तभी जाके समुद्र में तूफान उठता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी इसका राइट आंसर। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है किसमें? तो देखिए NNP जो होता है इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये जो जीडीपी होता है इस जीडीपी में जितना भी खर्चा होता है, मतलब देखिए सिंपल आपको आराम से समझाते हैं, भारत में जितना भी वस्तु उत्पादन होगा तो वह जितना भी वस्तु उत्पादन होगा उसका मूल्य एक में जोड़ दीजिएगा आप, तो वह कहलाएगा आपका जीडीपी। ठीक, लेकिन कोई भी वस्तु को उत्पादन करने में हमें कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ता है। तो जो पैसा लगाया गया है उसको यदि हम घटा देंगे जीडीपी में से, तब आपका निकल के आ जाता है एनएनपी, जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यही आपसे पूछ रहा है कि मूल ह्रास, यानी कि जो आपका पैसा घटा दिए हैं उसको शामिल करने के बाद आपका कितना जो बचता है उसको क्या कहते हैं? तो एनएनपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे है कि ब्रेटलैंड्स आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्रेटलैंड्स आयोग ऐसा आयोग है जो कि यह इस तरह से देख के चलता है कि जो जो कोई भी विकास हो समाज में, तो समाज का हर स्तर का विकास हो, मतलब गरीब से गरीब लोगों को उसका लाभ मिले और अमीर से अमीर लोगों को उसका लाभ मिले, यानी समावेशी आयोग से, समावेशी विकास से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि 1949 में भारत द्वारा गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस, इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना पूछेगा तो 1975 में हो जाएगा। यही पूछेगा आपका कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा, तो यह आपका 1969 में हुआ था। आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तु उसे कहते हैं जिसे किसी
अन्य वस्तु का निर्माण किया जा सके। तो ट्रैक्टर से भी हम लोग खेती कर सकते हैं, यानी इसका उपयोग होगा। उपकरण से भी हम कोई ना कोई वस्तु बना पाएंगे और मशीनों से भी कुछ ना कुछ हम आविष्कार करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो देखिए यहाँ पूछेगा किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। यही पूछेगा कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तब तृतीयक क्षेत्र होता। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसका कथन है। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो देखिए आर्थिक आधारभूत संरचना मतलब जिससे पैसा का बात हो। तो जो शिक्षा है इससे तो पैसा का बात होगा नहीं, स्वास्थ्य से भी पैसा का बात नहीं होगा और प्रशासन से भी पैसा का बात नहीं होगा। यही बात करें हम संचार की, कम्युनिकेशन की, तो यह पैसों के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग संचार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 77वां क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन में सदस्य देशों की संख्या, तो इसका राइट हो जाएगा आपका 166 सदस्य हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, हमारा लास्ट पेज है 78 नंबर क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये सबको मालूम है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का समय सीमा क्या है। तो आप शिकायत 2 वर्षों तक शिकायत कर सकते हैं, कोई भी आपके साथ अपराध होता है तो। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो यह 12 होगी। और इस तरह से आपका 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्टिव प्रश्न यह रहा, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों पर शेयर करिएगा, और कहीं भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।